नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और मोदी जी को कल 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, और देश में क्या हुआ, देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपकी जिंदगी बेहतर हुई या नहीं हुई, उस पर हम लोग एक सवाल के बाद आएंगे। लेकिन जरा सबसे पहले मैं शुरू में एक राजनीतिक बात कर लूं सर से, क्योंकि बिहार का चुनाव अब बस कुछ ही 1-2 महीने के बाद से उसका और तेज हो जाएगा, चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन सर वहां पे जो अभी तक स्थिति लग रही थी वो ये समझ में आ रहा था कि वहां पे जेडीयू बहुत कमजोर हो रही है, बीजेपी एक अपना वहां दबदबा चाहती है, अपनी सरकार अपने दम पे बनाना चाहती है। लेकिन बीच में एक ट्विस्ट आया है जब चिराग पासवान जी इस समय थोड़ा अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, मंत्री होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अब एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, हमारे समर्थक जहां से बोलेंगे, जिस सीट से बोलेंगे मैं वो लड़ूंगा। और वो कुछ एक नई तैयारी में है। पिछली बार उनका रोल चिराग पासवान जी का थोड़ा अलग ढंग का था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो जेडीयू को हराने के लिए लड़ाए जा रहे हैं। इस बार उनको, वो मंत्री हैं, उसके बावजूद वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? तो ये कुछ दांव तो है सर इसमें। आप सर कैसे देख रहे हैं इस बिहार के चुनाव में इस बदली हुई परिस्थिति को? देखिए, चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी अपनी क्या सीट कौन सी होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये दावा वो अकेले सोचकर कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर रहे हैं? वो केंद्र में मंत्री भी हैं। जो एनडीए है, एनडीए एकताबद्ध होकर बिहार में चुनाव लड़ेगा, या पिछली बार विधानसभा में जो हुआ था इसमें चिराग पासवान ने अलग से एक किस्म की नीति अपनाई थी और उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का खुफिया समर्थन था। उस तरीके का हथकंडा है। तो अब अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो अपने इस रवैये को वापस ले लें। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्तागण हमें टीवी के ऊपर मिलते हैं, मुझे लगभग रोज ही मिलते हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो उनकी तरफ से इस प्रकार का एक इंप्रेशन दिया जाता है, इस प्रकार की एक समझ दी जाती है कि ये चिराग पासवान ने कदम अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग की सौदेबाजी करने के लिए उठाया है। मतलब वो चाहते हैं कि जब वो इस तरह की मांग करेंगे तो फिर उससे जनता दल यूनाइटेड भी बड़ी मांग करने से चौंकेगा, और उनको मनाने के लिए कि वो एनडीए के पूरे समीकरण को बिगाड़ ना दें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें कुछ अतिरिक्त दे देगी। एक तो दृष्टिकोण ये है कि इस दृष्टिकोण से उठा रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसके लिए अपनी एक स्वतंत्र दावेदारी पेश करना चाहते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और वो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी एक अनकहा समर्थन उनके साथ है। इस प्रकार की एक बातचीत भी की जा रही है। तीसरा दृष्टिकोण इसके अंदर यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही मुख्यमंत्री पद चाहती है। वो तो कोई चिराग पासवान को तो ना मुख्यमंत्री पद देगी। अगर नीतीश कुमार हटते हैं और जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री पद से दावा समाप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना दावा पेश करेगी। तो इसका तीसरे दृष्टिकोण का मतलब यह है कि एनडीए की जो एकता है बिहार में वो गड़बड़ा गई है। अब इन तीनों में से कौन सी बात निकलकर सामने आएगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी सब जो पेशबंदियां हो रही हैं, ये पेशबंदियां सीटों के बंटवारे को लेकर हैं, और वो किस हद तक वो जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, ये अभी देखना होगा। नहीं सर, एक बात तो है कि मुझे एक्चुअली क्या है कि बार बार मुझे ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट ध्यान आता है, क्योंकि शायद भाजपा को ये उम्मीद रही होगी कि एक बार ये फिर से पुलवामा जैसा कुछ हुआ तो इसको हम लोग भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो शायद बैकफायर कर गया है। और ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़ा भाजपा भी बैकफुट पे है और उसके सहयोगी अब चढ़ने लगे हैं? क्योंकि चिराग पासवान बार्गेन करने की स्थिति में है भाजपा से। दूसरा, भाजपा के पास वहां कोई फेस है नहीं, सुशील मोदी जी की डेथ हो चुकी है, तो भाजपा अभी तक अपना कोई वहां चेहरा एक खड़ा नहीं कर पाई है। नीतीश कुमार एक फेस थे जो कि फिजिकली और मेंटली थोड़ा इस समय बीमार दिखते हैं। अंदर की सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो देखने से लगता है कि वो शायद अस्वस्थ हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि इस समय भाजपा को दबाया जा सकता है, और अपने को भले ही हम 25-30 सीट लड़े और उसमें से अगर 10-15 भी जीत जाते हैं तो अपने को मुख्यमंत्री की डिमांड रख दें कि आपके पास तो कोई फेस है नहीं, मुझे बनाइए आप, मैं युवा चेहरा हूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी फेस की कमी से किसी संकट की शिकार होती है।
क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड है कि बहुत सी जगहों पर वो बिना कोई चेहरा दिए हुए चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं तो भी उसकी कोई परवाह नहीं करते, वो जीत जाते हैं तो वो एक कोई व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को चुनकर जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो चेहरे वाला संकट है, ये खास बात है, मैंने महसूस किया है। पहले मैं इस बात को नहीं समझता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा हो या ना हो इसकी कोई परवाह नहीं करती है। और ये इसने अनगिनत चुनावों में अब ये दिखा दिया है कि इससे ना उसकी चुनावी मुहिम प्रभावित होती है और न ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसे चुना जाए इससे उसके ऊपर कोई असर पड़ता है, या किसी नए मुख्यमंत्री के आने से सरकार चलाने में कोई असर होता है। मुख्य तौर पर जितनी प्रदेश सरकारें हैं सारी पीएमओ से चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, कैसा भी हो, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के एक अपवाद को छोड़कर, जहां पे एक खास तरह की स्थिति है, जहां योगी आदित्यनाथ ने एक अपना स्वतंत्र दावेदारी कर दी है, अपना एक आधार बना दिया है, और वो केंद्र की बहुत सी जो मांगे होती हैं कि आप इस तरह सरकार चलाइए, उस तरह सरकार चलाइए, उसको मानते भी नहीं है। उनको, उत्तर प्रदेश के अपवाद को छोड़ के बाकी सभी प्रदेशों की सरकारें एक तरह से केंद्र सरकार का एक्सटेंशन बनी हुई है। इसीलिए उनका जो नारा है कि डबल इंजन की सरकार, वो एक तरह सही भी है। मतलब उनका दावा यह है कि अगर राज्य सरकार का इंजन नहीं काम करेगा तो केंद्र सरकार थोड़ी देर तक खींचेगी उसको, कुछ तरह उसकी भरपाई होगी। तो इस तरह से वो एक तरह का रिकवरी मॉडल भी है इसके अंदर मौजूद, कि अगर राज्य सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार के दम पर, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर वहां की राजनीति की जाएगी, वहां का चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर चिराग पासवान ये चाहते हैं कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है और भाजपा उनको चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लेगी, भाजपा उन्हें चेहरे के तौर पर स्वीकार कर सकती है, बशर्ते वो अपनी पार्टी का विलय करते हैं भाजपा में। जी, अगर अपनी पार्टी का विलय करते हैं भाजपा, वो तो करेंगे नहीं, वो विलय नहीं, वो तो विलय करने के बाद तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर तो हो सकता है कि भाजपा उनका जिस दिन चाहेगी, भाजपा उस दिन राजनीतिक कैरियर भी खत्म कर देगी उनका। तो इस वक्त स्थिति यह है कि वो बिहार की राजनीति में अपनी जमीन कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है, कितनी विस्तृत है, इसको टटोलने के लिए तरह तरह की चालें चल रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकता है कि हमें सीटें ज्यादा मिलें, इसलिए सब ये बयान दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी वास्तविक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको परख रही है। तो कई इसके अंदर पहलू हैं, अभी समझ में आएगा कुछ दिनों बाद, जल्दी ही समझ में आ जाएगा ये। जी, बिहार में मुझे लगता है कि 1 महीने और इंतजार करना चाहिए। जब एक बार सीट शेयरिंग दोनों तरफ से होने लगेंगी तब असली स्थिति सामने आएगी। लेकिन सर, जो मेरा अगला सवाल है, मोदी जी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार और भाजपा तो खैर उसको ऐसे बता रही है कि कितना बढ़िया ये कालखंड रहा और हमने देश बदल दिया है। लेकिन आपकी नजर में सर, आपको लगता है कुछ अच्छे काम भी हुए हैं? और अगर हुए हैं तो सर, आपकी नजर में 3 अच्छे काम या 3 जो सबसे बुरे काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, या जो 3 सबसे नुकसानदेह काम किए हैं, वो आपकी नजर में क्या होंगे सर? देखिए, है क्या कि मोदी जी का पूरा जो कार्यकाल है वो एक होल्डिंग, अंग्रेजी का एक शब्द है होल्डिंग ऑपरेशन है। मतलब वो किसी तरीके से टिके रहना चाहते हैं और टिके रहने में अभी तक कामयाब हुए हैं। उनकी शैली जो है प्रबंधन और मैनेजमेंट की शैली है। जब कोई संकट दिक्कत आती है तो उसका उस वक्त प्रबंधन कर लिया जाता है, आगे दिक्कत, इसलिए दूरगामी नजरिया कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। चूंकि दूरगामी नजर, और इसमें मोदी जी को लगातार 11 साल तक टिकाए रखने में विपक्ष की नाकामियों ने, विपक्ष की विफलताओं ने, उसकी रणनीति विहीनता ने, पहलकदमी विहीनता ने, और उसकी जो साख गिर गई थी भारतीय राजनीति में लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के कारण, वो ये सब कारण मोदी जी के बने रहने में है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नकारात्मक कारणों से ज्यादा बने हुए हैं, सकारात्मक कारणों से नहीं बने हुए हैं। अब इसका सबसे बड़ा नकारात्मक कारण क्या है? देश की 60% से ज्यादा आबादी को, 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं लगातार कोविड के बाद से। उन्होंने खुद भी जो अपनी, उन लोगों ने जो खुद भी अपनी उपलब्धियां बताते ही है सरकार, उसमें उन्होंने इसको इस उपलब्धि के तौर पर दिखाया है। अब आप सोचिए, जो खुद एक नकारात्मक काम है, नोटबंदी को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है। 1 मिनट नहीं बहस में ये टिक सकती है। नोटबंदी भी उनको उपलब्धि के तौर पर उन्होंने दिखा रखा है। 1 मिनट भी ये चीज बहस में नहीं टिक सकती है कि ये आपकी एक उपलब्धि है। बहुत सारे उन्होंने जो कानून बनाए, जैसे वक्फ कानून बनाया है, 3 तलाक खत्म किया है, 370 के लिए संविधान में संशोधन की, तो उसको एक उपलब्धियों के तौर पर दिखा रहे हैं, जबकि उपलब्धि क्या होनी चाहिए थी?
अच्छा, जो बात मुंह से कह रहे हैं वो उपलब्धियों की सूची में शामिल नहीं है। जैसे जगत प्रकाश नड्डा ने मुंह से कहा है कि हमने लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ा दी, अब ये आपको उपलब्धियों की सूची में नहीं दिखाई पड़ेगा। 10-11 उपलब्धियों की सूची है, उसमें ये चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। सबसे बड़ा जो जिसको कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कसौटी क्या है, मेरा मानना है सबसे बड़ी कसौटी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आपने किया है, अर्थव्यवस्था आपकी पिछले इन 10 सालों की अगर यूपीए कहां खड़ी हुई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके ऊपर 1-2 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, यूपीए शासन में जो कंपाउंड जीडीपी ग्रोथ रेट है, यूपीए शासन का जो कंपाउंड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7 था, और एनडीए शासन का जो कंपाउंड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो उससे 1% कम है, वो 5.7 है। यानी अगर अर्थव्यवस्था का आकार जो कि 183% यूपीए शासन में बढ़ा था, इनके शासन में 100% घट गया है, केवल 83% ही रह गया है, उसका आकार में बढ़ोतरी 83% हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी कसौटी क्या है, अर्थव्यवस्था आपकी ठीक चल रही कि नहीं चल रही है। दूसरी कसौटी ये क्या है कि आपकी निजी पूंजीपति हैं वो निवेश कितना कर रहे हैं। यहां पर अर्थव्यवस्था में निवेश केवल सरकार ने किया है, सरकार बढ़ा रही है निवेश, निजी लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। जब निजी पूंजीपति और सरकार मिला के निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिसे जीएफसीएफ कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को अगर हम समझ लें तो बहुत संक्षेप में अर्थव्यवस्था की हुलिया और उसकी तंदुरुस्ती को समझ सकते हैं। तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो जब 1951 में 11% के आसपास होता था, यानी जीडीपी का परसेंटेज 11% था। उसके बाद 50 साल लगे भारत को 30% का आंकड़ा छूने में, और वो 30% का आंकड़ा मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी वर्षों में छू लिया गया था, और वो बढ़ते बढ़ते 34-35% के आसपास चला गया था। तो वो एक बहुत भारत की आर्थिक प्रगति के मामले में एक जीएफसीएफ के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बहुत ही सुनहरे क्षण थे। उससे बेहतर भारत की आर्थिक प्रगति अतीत में कभी नहीं हुई। मोदी जी को चाहिए था कि वो इसको और आगे बढ़ाते, लेकिन किया क्या मोदी जी ने? मोदी जी के शासनकाल में जीएफसीएफ का आंकड़ा गिरता चला गया, अब वो 29 और उससे नीचे आ गया है। आप चीन से भारत की तुलना कीजिए, आप इस बारे में। चीन का जीएफसीएफ का आंकड़ा जानते कितना होता है? 45 से 50 के बीच में होता है, और जब उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तब भी वो 41% से नीचे कभी नहीं जाता है। आप इससे अंदाज लगाइए। अच्छा, जब आपका जीएफसीएफ बढ़िया होता है उस वक्त क्या होता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में उछाल आता है, आपका जो सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग, बीमा वगैरह, ये सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर उछाल आता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे और प्रशिक्षित लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनके लिए अवसर अच्छे होते हैं, उनकी तनख्वाहें बेहतर होती हैं। अब चूंकि जीएफसीएफ आपका गिर रहा है, अब हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई बेरोजगारी है, तो सरल तरीके से बात समझ में आती है कि भाई महंगाई बेरोजगारी जनता को दिक्कत है। इसका जीएफसीएफ गिर रहा है इसलिए ये है। अगर जीएफसीएफ उठेगा तो ये होगी नहीं, महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को मौके भी मिलेंगे और बेहतरी के। दूसरे, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगा और सेवा क्षेत्र बेहतर होगा तो कृषि क्षेत्र के ऊपर आपकी आबादी की निर्भरता घटती चली जाएगी। यूपीए शासनकाल में कृषि क्षेत्र के ऊपर आबादी की निर्भरता काफी घट गई थी। जब आप कहते हैं कि हमारा अमृत काल है और हम दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहे हैं 2047 में, तब आप दुनिया के दूसरे विकसित देशों से उसकी तुलना होगी ना आपकी। तो दूसरे विकसित देशों में क्या है कि आबादी की कृषि के ऊपर निर्भरता बहुत कम है, उद्योगों के ऊपर, सेवा क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में निर्भरता ज्यादा है आबादी की। भारत में पिछले 10 साल में आबादी की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ी है। आज भारत के खेतों में 48% आबादी श्रम कर रही है, जबकि यूपीए शासनकाल में ये घटकर 35-36% पे आ गई थी। और जीडीपी में कृषि का योगदान पहले के मुकाबले बढ़ा है, जबकि यूपीए शासनकाल में कृषि का योगदान पहले के मुकाबले घटा था। कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है इससे इसका मतलब नहीं है। मतलब उत्पादन तो कृषि में ज्यादा से ज्यादा हमेशा होना चाहिए,
विदेशों में बहुत होता है कृषि का उत्पादन, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन वो लोग करते हैं तरह तरह के साधनों का इस्तेमाल करके। चीन में भी कृषि योग्य भूमि भारत की कृषि योग्य भूमि से ज्यादा उत्पादन करती है। तो ये एक स्थिति है, इस स्थिति को मोदी जी किस तरीके से छिपाएंगे, सवाल इस बात का है। आप राष्ट्रवाद के नाम पे छिपा सकते हैं, एक हैप्पी नैरेटिव चलाने के नाम पे छिपा सकते हैं। बहुत बड़ा इनके पास मौका था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके नाम पे आप छिपा सकते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तो आप छिपाने में नाकाम रहे, बिल्कुल फ्लॉप ही हो गया है पूरा का पूरा मामला आपका। वो तो नुकसान पहुंचा रहा है फायदा पहुंचाने की बजाय। केवल एक ही पोस्टर निकला है नरेंद्र मोदी का स्क्वाड्रन लीडर की पोशाक में, उसके बाद तो पोस्टर बनने भी बंद हो गए हैं उस तरह के। वरना अगर उसे फायदा हुआ होता ना, सारे देश में वही पोस्टर होता, नरेंद्र मोदी हाथ में हेलमेट लिए हुए और कैप लगाए हुए बिल्कुल प्लेन से उतर रहे हैं या फाइटर जेट से उतर रहे हैं या फाइटर जेट में चढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं अब, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है जमीन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के जमाने की सबसे बड़ी, बहुत सारी विफलताएं हैं, छोटी मोटी सफलताएं भी हैं, सबसे बड़ी विफलता यह है कि ये आर्थिक प्रगति का जो निरंतर था, जो कि यूपीए शासनकाल में बना था, उसको कायम नहीं रख पाए हैं। इंसान के चेहरे, आपके नागरिक के चेहरे पे अगर आपकी आर्थिक प्रगति होती है तो नागरिक के चेहरे पे चमक आती है, उसकी जेब में अतिरिक्त पैसा होता है, वो कुछ मनचाही चीजें भी खरीद सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक जमाने में भारत का नागरिक अपनी बचत के लिए जाना जाता था और भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय बचत के बहुत बेहतरीन आंकड़े के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय बचत का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ गिरा है, यानी व्यक्ति जो है ना सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि उसने बचत की नहीं है। जो कुछ भी कमाता है वो खर्च हो जाता है और न कुछ खरीद पाता है न कुछ बचा पाता है, बस किसी तरीके से काम चल पाता है। ये स्थिति है। इनकम के जितने भी पिरामिड देखे हैं, विभिन्न संस्थाओं ने बनाए, हम जानते हैं कि केवल देश के 10 या 11% लोग ही खुशहाल माने जा सकते हैं, उसके बाद तो लगातार गिरावट होती चली आती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिक पदाधिकारियों ने भी, दत्तात्रेय होसबोले वगैरह ने भी इस बात को अपने वक्तव्यों में स्वीकार किया है। जी, मैं सर बस एक और सवाल पूछ लूं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि जैसे एक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो 2019 के चुनाव में भाजपा 303 सीट, 24 के चुनाव में 240 सीट। ये भाजपा उसको कहती है कि एक झटका था, ये एक फ्लूक था विपक्ष का, और उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि संविधान बदल देंगे वाला, तो उस वजह से हमारी सीटें कम हो गई हैं। आपको लगता है सर कि नरेंद्र मोदी ने अपना पीक कर लिया है और अब वो डाउनवर्ड्स हैं, या यहां से फिर से वो रिबाउंड करेंगे और बाउंस बैक करके दोबारा से गेन करने की उम्मीद लगती है आपको? मेरी जो समझ बनी है वो थोड़ी सी अलग तरह की है। मैं ये मानता हूं, और इस बात को मैं कह भी चुका हूं पब्लिक इंडिया के मंच पर, मैं ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में सीटों में जो गिरावट आई थी और बहुमत खोया था, विधानसभा की चुनाव की जीत से आप ये नहीं कह सकते कि उसकी भरपाई हो रही है। अखबारों में भी आ रहा है कि वो तो केवल एक ब्लिप था, जरा सी लड़खड़ाई थी पार्टी, लेकिन अब मोदी जी पूरा नैरेटिव पे कब्जा कर लिया। आप 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त क्या नैरेटिव पे इनका कब्जा था, ये लग रहा था केवल यही जीतेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव का नतीजा अलग रहा। लोकसभा चुनाव में जनता अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से वोट देती है, तो वो अलग तरीके से आपके काम की समीक्षा भी करती है। जनता के भी केवल हम ही राजनीतिक समीक्षक नहीं है, जनता भी अपने तरह की एक राजनीतिक समीक्षक है, वो भी इस सरकार के काम की अपनी तरीके से समीक्षा वगैरह करती है। मेरा ये मानना है कि जो विधानसभा चुनावों की भाजपा की जीत है, और हार भी है भाई, झारखंड में आप हार भी तो गए, विधानसभा चुनावों की जीत है, वो केवल इस बात की परिचायक नहीं है कि सब कुछ आपके शासनकाल में ठीक चल रहा है और जनता खुश है और जनता आपको लगातार वोट देती रहेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, अभी तो केवल 1 ही साल हुई है, लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, हम लोगों को तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और लोकसभा चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी का किरदार अलग होगा, उसकी संरचना अलग होगी, उसका मर्म अलग होगा। उसको समझने के लिए हमें अलग औजारों की और अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर, एक मैं और सवाल कर लूं। अभी राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा
और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बताया कि कैसे कैसे वहां पे इन्फ्लेट किए गए, वोटर लिस्ट को इन्फ्लेट किया गया, वहां वोटर अचानक से कितने बढ़े। उन्होंने एक तथ्य अपना प्रस्तुत किया है। ये उन्होंने पार्लियामेंट में ही बोला था ये सारी बातें, उन्होंने फिर इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उस समय शायद न सरकार न चुनाव आयोग तो दबाव में कुछ आया नहीं और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। और कहा था चुनाव आयोग ने कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब दिया नहीं। अब फिर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ठीक है, जो बातें कह रहे हैं हम जो है वो वोटर लिस्ट इनको उपलब्ध करा देंगे और 2009 से आंकड़े हम दे देंगे कि कब कितने वोटर बढ़े। फिर से इधर से राहुल गांधी ने मांग किया कि आप टाइम बताइए कि कब दे देंगे और हमें कम से कम एक रीडेबल फॉर्मेट में दे दें, वर्ड एक्सेल टाइप कोई आसान फॉर्मेट में, आप कोई इनक्रिप्टेड या किसी सॉफ्टवेयर में खुलने वाला डेटा ना दे दें। तो एक सर समस्या तो यह है कि ठीक है, वोटर भाजपा बढ़ाती है, ईवीएम पे भी सवाल है, मैं नहीं मानता हूं ईवीएम पे, लेकिन कुछ लोग की ये थ्योरी तो है ही। लेकिन ये इन सारी बातों के बीच सर जनता के बीच में एक मैसेज आ रहा है कि भाजपा एक्चुअली उतनी मजबूत है नहीं, वो ये सब भी जोड़ जुगाड़ करती रहती है जीतने के लिए, वो तथ्य सामने आए या प्रूव हो पाए ना हो पाए, लेकिन ये लोगों के मन में जा रहा है कि भाजपा कुछ न कुछ घालमेल तो करती है जीतने के लिए। देखिए, जिन लोगों को हम लोग कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं, हम लोग भी लोग कहते हैं, वो लोग दरअसल ऐसा समरूप कोई लोग नहीं है, मतलब सब उसमें सब लोग नहीं आ जाते। हम लोग जब लोग कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहला निशाना विपक्ष का होना चाहिए, जिनको वो अपनी बात ही समझा है, वो है हिंदुस्तान के पढ़े लिखे समझदार लोग, जो प्रभावी लोग हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, जिनके एक बेहतर किस्म के लोकतंत्र और स्वस्थ और निष्पक्ष शासन में और चुनाव प्रणाली में जिनके स्टेक्स हैं, जिनके दांव लगे हुए हैं। सवाल यह है कि ईवीएम के जरिए धांधली की जाती है, चुनाव आयोग को प्रबंधित करके धांधली की जाती है, चुनाव की गिनती में गड़बड़ी होती है, वोट डालने में गड़बड़ी होती है, चुनाव प्रक्रिया जैसे चलाई जाती है उसके अंदर पक्षपात होता है। ये सब बात पहले देश की जनता के इस पढ़े लिखे समझदार जो 20-25% हिस्सा है उसके गले उतारनी होगी। जब वो एक बार यानी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के गले उतारनी होगी। अभी क्या है कि ये तमाम बात जो है वो राजनीतिक रूप से जो लोग पक्ष ले चुके हैं, यानी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोचते हैं, सरकार के खिलाफ सोचते हैं, वो लोग इस तरह की बातें ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग इन बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। वही लोग एक्स पे सक्रिय हैं, वही लोग व्हाट्सएप पे सक्रिय हैं। लेकिन आमतौर पर जो 20-25% लोग जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि भारत की चुनाव प्रणाली निष्पक्ष नहीं रही है, वो जहां वोट देते हैं कोई जरूरी नहीं वोट उनका वहीं जाता हो, या जाता भी हो तो पता नहीं उसकी गिनती में क्या गड़बड़ी हो जाती है उसकी, या किस तरीके से चुनाव की जीत प्रबंधित की जा रही है। ये सब बातें जब लोगों के गले उतर जाएंगी तब फिर देश में वास्तविक माहौल बनेगा और तब फिर इस तरह का उछाल आएगा जनता में नाराजगी का कि उसमें चुनाव आयोग के ये सब हथकंडे और भारतीय जनता पार्टी की सब हथकंडे टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, ये पूरा मामला जो है काफी जन शिक्षण का मामला है, ये पब्लिक की पेडागोजी का मामला बहुत ज्यादा है कि हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित है या नहीं है। विपक्ष कह रहा है नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं नहीं है, आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि नहीं है, लेकिन क्या देश के कम से कम शीर्ष के 25% लोग इस बात को मानते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को और अन्य विपक्ष को इन सब बातों के ऊपर सोचना चाहिए। जब तक वो इस चीज को वहां तक नहीं ले जाएंगे तब तक चुनाव आयोग की जो धींगा मुश्ती है वो चलती रहेगी। चुनाव आयोग सरकार की तरफदारी करता रहेगा और विपक्ष को ठेंगा दिखाता रहेगा, जो आजकल वो बाकायदा दिखा रहा है बार बार। अब राहुल गांधी ने एक लेख लिखा, वो लेख अंग्रेजी में भी छपा, हिंदी में भी छपा। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ लेख ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला लेख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, दूसरा लेख धर्मेंद्र यादव ने लिखा, और वो अब सिलसिला शुरू होगा। और भी कई लोग इस तरह के तमाम लेख लिखेंगे। राहुल गांधी को वो लोग बचकाना कहेंगे, वो कहेंगे ये परिपक्व नहीं है, वो कहेंगे भारत में ऐसा कोई भी विपक्ष का नेता नहीं हुआ इसने इतनी घटिया बात कही हो, कहेंगे इनको संस्थाओं में विश्वास नहीं है, ना ये सेना में विश्वास करते हैं, ना ये चुनाव आयोग में विश्वास करते हैं, किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, रिजर्व बैंक में विश्वास नहीं, फलाना फलाना। अब इस तरह की तमाम बहुत सारी बातें राहुल गांधी के बारे में की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। इस सब का जवाब यही है कि आप जनता के शीर्ष तबके को ये सोचने पर मजबूर कर दीजिए कि क्या वास्तव में भारत में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र लोक चुनावी प्रणाली के तहत चुनाव होता है।
जिस दिन ये सवाल सब लोगों के दिमाग में आ जाएगा, उस दिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल बस मैं कर लूं। G7 कनाडा समिट को लेकर के मोदी जी का फाइनली बुलावा आ गया है। जब नहीं आया था तो भी भाजपा समर्थक मीडिया ये बात बताते थे तो मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी को वहां क्यों जाना चाहिए, कनाडा की क्या औकात है, खालिस्तानियों से भरा हुआ देश है। और खैर मतलब शादी के 7 दिन पहले न्योता आ गया है, मोदी ने तुरंत हामी भी भर दी, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक प्राइम मिनिस्टर तो कह सकता है ना कि ठीक है, चूंकि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुला रहे हैं तो मैं चेक करके बताता हूँ कि मेरा उस दिन क्या शेड्यूल है, मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन खैर मोदी जी तो तुरंत उन्होंने हाँ बोल दिया फोन पे ही। और अब सर खबर आ रही है कि वहां पे मोदी जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं। मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई जान का खतरा है, इतनी सिक्योरिटी रहती है वहां पे, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ न कुछ तो वहां पे प्रदर्शन और इस टाइप का कोई विरोध कुछ न कुछ होगा ही। आपको सर लगता है कि मोदी जी को वहां जाना चाहिए इतने शॉर्ट नोटिस पे, या उनको कह देना चाहिए था कि ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी इस बार छोड़ दीजिए? देखिए, जिन खतरों का आपने जिक्र किया, मैं भी इन खतरों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। मेरा कहना है कनाडा सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। मोदी जी के सामने दिक्कतें दूसरी हैं, जिनका मुकाबला वो कैसे करेंगे मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी इस बात का पता है। वो दिक्कत ये है कि जैसे ही वो वहां, क्योंकि वहां बोलने का उन्हें तो मौका मिलेगा नहीं, उन्हें कोई भाषण तो देना नहीं है, वो G7 के सदस्य तो है नहीं, वो तो साइड लाइन्स के ऊपर कार्यक्रम से इधर उधर तमाम राज्याध्यक्ष, जो 7 राज्याध्यक्ष हैं, उनसे साथ बातचीत करेंगे, हेलमेल करेंगे, कुछ फोटो अपॉर्चुनिटी वगैरह बनेगी, ये सब होगा। लेकिन वहां पर ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि G7 के कई सदस्य ये कह सकते हैं, इसमें ट्रंप सबसे आगे होंगे, कि भाई ट्रंप ने ये संघर्ष विराम कराया। ट्रंप खुद ही कहेंगे हमने ये संघर्ष विराम कराया और हमने टैरिफ का इस्तेमाल करके कराया। ट्रंप के इस तर्क को चीन मान चुका है, ट्रंप के इस तर्क को रूस भी मान चुका है। तो दुनिया की 3 बड़ी ताकतें ये मानती हैं कि ट्रंप ने टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल करके संघर्ष विराम कराया। यही बात अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी कह दी है, हलफनामे पे कह दी है। अब वो वापस इस बात को ले नहीं सकते। तो जब ये बात मोदी जी के मुंह पे कही जाएगी, तब मोदी जी कैसे इसका खंडन करेंगे? मोदी जी के पास तो एक तो बोलने का टाइम नहीं, बोलने का कोई मौका नहीं है उनके पास, तो अपने भाषण में तो इसका खंडन वो कर नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ी भारत की पूरी विदेश, जैसे ही ये सवाल कही जाएगी, भारत की विदेश नीति के प्रवक्ता इतने दिनों से जो बात कर रहे हैं, सबका खंडन हो जाएगा और इससे बहुत बेइज्जती होगी भारत की। मोदी जी की बेइज्जती होगी, विदेश मंत्रालय की बेइज्जती होगी, पूरी विदेश नीति का स्तर सवालों के घेरे में आ जाएगा। तब मोदी जी इसका क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सर मैं कह रहा हूं मोदी जी मना क्यों नहीं कर सकते थे जाने से? मेरा तो मानना यह है कि जब चूंकि उन्हें शुरू में देर से बुलाया गया, तो उसका फायदा उठाकर मोदी जी कह सकते थे कि भाई मैं अभी आने की स्थिति में नहीं हूं, वो कह सकते थे। लेकिन वो तो बहुत उतावले थे वहां जाने के लिए, तो उन्होंने फोन पे ही हाँ बोल दी, उन्होंने सोचा समझा नहीं कतई। तो ये सब मसला है, वो मोदी जी को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि भारत की इस मामले में संवेदनशीलता है, इसकी वहां कोई बहुत चिंता की जाएगी। ट्रंप उसकी चिंता करेंगे या पुतिन उसकी चिंता करेंगे या शी जिनपिंग उसकी चिंता करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसकी चिंता करेंगे। उन्हें भारत की संवेदनशीलता में एक सीमित किस्म की ही दिलचस्पी है इन लोगों को। चीन तो चीन खुल के खिलाफ है, अमेरिका खुल के खिलाफ नहीं है, रूस खुल के खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन तो खुला हुआ खिलाफ है एकदम। जी नहीं सर, एक छोटा सा और डेवलपमेंट हुआ बीच में, अभी 2 या 3 दिन पहले जब जयशंकर साहब वहां चैथम हाउस लंदन में एक बोल रहे थे, तो उनसे डॉलराइजेशन पे एक सवाल पूछा गया। क्योंकि जो ब्रिक्स के देश हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हम लोग को डॉलर को छोड़ करके कोई और मुद्रा तय कर लेनी चाहिए जिसमें हम लोग ट्रेड करें। और इस बात को लेकर के ट्रंप बहुत चिढ़ जाते हैं कि डी डॉलराइजेशन अगर किया ट्रंप ब्रिक्स ने तो हम ठीक नहीं करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डी डॉलराइजेशन पे अभी हमारा तो हम लोग इतना नहीं चाहते हैं और वहां कोई यूनिफाइड राय अभी नहीं बनी है और हम नहीं चाहते, हम रूपी को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन हम डॉलर का कोई अल्टरनेट करेंसी नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सब लगता है कि सिर्फ वहां जाने से पहले ट्रंप जी थोड़ा गुड बुक्स में रख रहे हैं, थोड़ा खुश रहे, कम से कम इसी बात के लिए ना चिढ़ जाए कि डॉलर को तुम लोग छोड़ना चाहते हो। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत में जो निजाम चल रहा है, इस निजाम की सारी कोशिश ये है कि किस तरह ट्रंप को खुश रखा जाए, किस तरह अमेरिका को खुश रखा जाए। उन्हें लगता है कि रूस
अब इतना ताकतवर और महत्वपूर्ण भी नहीं रहा है, और उस तरीके से भारत के साथ भी नहीं है जैसे पहले था। चीन हमारे बुरी तरीके से खिलाफ है ही, और आसपास जितने भी तमाम देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, ये सारे के सारे देश जो हैं वो भारत के साथ नहीं है, वो चीन के प्रभाव में है। ऐसे में इन लोगों को सबको लगता है कि अमेरिका ही एकमात्र सहारा है, तो वो ऐसा कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहते इससे ट्रंप नाराज हो जाए या अमेरिका नाराज हो जाए। और वो भी जैसे एक जमाने में पाकिस्तान की तरफदारी करता था और खुल के भारत की मुखालफत करता था, ऐसा सब करने लगे, तो काफी अमेरिका पर निर्भरता इन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसमें जो डी डॉलराइजेशन के बारे में इनके मुंह से तो कभी निकलेगा नहीं, दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो ये भी उस प्रक्रिया में भागीदार हो जाएंगे, लेकिन ये खुद उस करने के लिए दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी, तो सर आज के लिए इतना ही। बस मुझे इतना ही कहना है कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में 60 महीने मांगे थे कि मुझे 60 महीने दे दिए। जनता ने उन्हें 180 महीने दिए हैं, जिसमें से कभी 4 साल बाकी हैं और 48 महीने। तो मोदी जी को देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं, उसके बाद शायद जनता तय करेगी कि उनको भरपूर देने के बावजूद उन्होंने जनता की जिंदगी को कुछ बेहतर बनाया या नहीं बनाया। तो सर आज के लिए इतना ही, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।